दोस्तों, क्या आपने रिएक्ट सीखना स्टार्ट किया लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कॉन्सेप्ट को रियल प्रोजेक्ट में कैसे यूज करें, या फिर रिएक्ट ट्यूटोरियल देख देख के आप बोर हो गए हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की कमी महसूस हो रही है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बिगिनर फ्रेंडली रिएक्ट प्रोजेक्ट जिसका नाम है टेस्ट प्रीव्यू ऐप। इस प्रोजेक्ट को आप स्टेप बाय स्टेप बनाते हुए रिएक्ट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, कंडीशनल रेंडरिंग और कंपोनेंट स्ट्रक्चर को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। सबसे अच्छी ये बात है कि हर लाइन ऑफ कोड का मतलब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप सिर्फ कोड कॉपी ना करें बल्कि उसके पीछे का लॉजिक समझ सकें। अगर आप रिएक्ट में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं और रियल प्रोजेक्ट के थ्रू सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं और मिलकर अपना रिएक्ट का टेस्ट प्रीव्यू ऐप बनाते हैं। रिएक्ट सेटअप होने के बाद आपको कई सारे फोल्डर्स एंड फाइल दिखेंगे, तो इन सबको इग्नोर करते हुए आप सीधा आ जाएंगे src फोल्डर के अंदर और यहाँ आपको मिलेगा app.jsx नाम का फाइल। तो इस पर आप क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो कोडिंग की फुल विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। अभी हम न्यू कंपोनेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी छोटा है। ये कोड हम app.jsx के अंदर डायरेक्ट ही करेंगे। ठीक है, अगर आप कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उस कंपोनेंट को app.jsx के अंदर एक्सपोर्ट कराना होता है, तब जाके वो आपका लाइव ब्राउज़र पर शो होगा। तो वहाँ ये काम करने से अच्छा हम app.jsx के अंदर ही कोड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल किया होगा ES7 रिएक्ट रिडक्स वाला, अगर नहीं किया तो आप कर लेंगे। अगर किया है तो फिर ये टाइप कीजिए RAFC। तो जैसे ही आप ये टाइप किएंगे तो ऑटोमेटिक फंक्शन कोड जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा है इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो हम रिएक्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसकी जगह हम लिखेंगे यूज स्टेट। तो सबसे पहले हमने रिएक्ट से यूज स्टेट को इंपोर्ट किया। यूज स्टेट एक हुक है जो कंपोनेंट के अंदर स्टेट क्रिएट करने और उसकी वैल्यू को अपडेट करने के काम आता है। इसके बाद है ऐप फंक्शन जो कि एरो फंक्शन है। हम रिएक्ट में एरो फंक्शन का यूज़ ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैं एरो फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप नॉर्मल फंक्शन में भी कोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एरो फंक्शन यूज़ करेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। अब इसके अंदर हम एक स्टेट क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखूँगा टेक्स्ट कॉमा सेट टेक्स्ट। ये एरे डी स्ट्रक्चरिंग मेथड है। ठीक है, और इक्वल टू करके यूज स्टेट को मैं कर देता हूँ इम्प्टी, मतलब इसकी इनिशियल वैल्यू इम्प्टी होगी। इस तरह से इम्प्टी कर देंगे। तो यहाँ टेस्ट क्या है, ये स्टेट की करंट वैल्यू स्टोर करता है, और सेट टेस्ट स्टेट की वैल्यू को अपडेट करेगा। और यूज स्टेट इम्प्टी का मतलब स्टेट की इनिशियल वैल्यू इम्प्टी स्ट्रिंग रखता है। तो अभी टेस्ट की वैल्यू हो गई इम्प्टी क्योंकि यूजर ने कुछ टाइप ही नहीं किया है। अब हम सीधा आ जाएंगे रिटर्न के अंदर जो कि हमारे UI होगा, जो ब्राउज़र में दिखेगा। तो यहाँ मैं एक हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ H1 नाम की, और मैं यहाँ लिखूँगा टेस्ट प्रीव्यू ऐप। अब इसके अंदर हम एक टेस्ट एरिया क्रिएट करेंगे। तो टेस्ट एरिया क्रिएट करने के लिए मैं लिखूँगा टेस्ट एरिया रो इक्वल्स टू 5, मतलब ये 5 रो के बराबर होगा, और कॉल्स कर दूँगा 40, मतलब ये 40 कॉलम्स की बराबर विड्थ लेगा। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर के अंदर लिखूँगा इंटर टेक्स्ट हेयर। अब हम टेस्ट एरिया की वैल्यू को, मतलब जो यूजर टेस्ट एरिया में वैल्यू टाइप करेगा उसको हम स्टेट से कनेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ कर दूँगा वैल्यू टेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि टेस्ट एरिया में जो करंट वैल्यू दिख रहा होगा वो टेस्ट स्टेट से आएगा। अब इसके बाद मैं लिखूँगा जब भी यूजर टेस्ट एरिया में कुछ टाइप करेगा तब ऑन चेंज इवेंट ट्रिगर होगा। तो यहाँ लिखूँगा मैं ऑन चेंज इक्वल्स टू, और यहाँ लिखूँगा मैं इवेंट ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से ई, और यहाँ यूज़ करूँगा एरो फंक्शन का, और यहाँ लिखूँगा सेट टेक्स्ट, मतलब उस टेक्स्ट को स्टेट में सेव कर देता है ये। और इसके अंदर लिखूँगा e.target.value। e.target.value क्या करेगा, तो यहाँ e.target उस टेस्ट एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और e.target.value पूरे का मतलब क्या है,
टेस्ट एरिया के अंदर लिखा हुआ टेस्ट देता है। जैसे कि अगर कोई यूजर टेस्ट एरिया में टाइप करेगा हेलो तो रिएक्ट चलेगा सेट टेस्ट हेलो और टेस्ट एरिया की वैल्यू हो जाएगी हेलो। और इसके बाद मैं लिखूँगा, यहाँ मैं एक हेडिंग और क्रिएट कर लेता हूँ H2 नाम का, और इस यहाँ लिखूँगा प्रीव्यू और पैराग्राफ में कर दूँगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट। मतलब कि जो हम टेस्ट एरिया में लिखेंगे वो यहाँ प्रीव्यू होगा, मतलब हमें यहाँ दिखाई देगा टेस्ट एरिया के बाहर, ठीक है। और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जावास्क्रिप्ट की वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ टेस्ट स्टेट को डिस्प्ले करता है, इसलिए यूज़र जो टेस्ट एरिया में टाइप करेगा यहाँ भी डिस्प्ले होगा। और यहाँ लिखा है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। इसका मतलब क्या होता है, इस लाइन से हम ऐप कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि रिएक्ट उस कंपोनेंट को यूज कर सके। तो मैं एक बार आपको फिर से मेन चीज़ें बता देता हूँ। ऑन चेंज से इवेंट ट्रिगर होता है और e.target.value टाइप टेस्ट को लेता है और सेट टेस्ट स्टेट अपडेट करने के काम आता है और ये ऑटोमेटिकली री रेंडर होता है प्रीव्यू में नया टेस्ट दिखाने के लिए। अब इसका हम आउटपुट देखेंगे। तो आउटपुट देखने के लिए आप की प्रेस करेंगे Ctrl+tilde वाली बटन, ठीक है। तो ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा और यहाँ मैं लिखूँगा npm run dev। यहाँ आप देख सकते हैं लोकल होस्ट का हमें लिंक मिल गया है। तो आप इसे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र पर ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा यहीं ओपन हो गया। तो अगर आप इसे ब्राउज़र पर ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर आ जाएंगे ओपन एक्सटर्नल ब्राउज़र। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा टेस्ट प्रीव्यू ऐप बनकर रेडी है। तो यहाँ मैं जो टाइप करूँगा वो हमें प्रीव्यू के नीचे भी दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ टाइप करूँगा हेलो दिस इज नितिन केसरवानी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फुली वर्क कर रहा है। अब इस पे हम करेक्टर काउंटर ऐड करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जितना हम टेस्ट टाइप करेंगे उतना ये हमें काउंट करके देगा। यहाँ पैराग्राफ के अंदर लिखूँगा कैरेक्टर और मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखूँगा टेक्स्ट डॉट लेंथ। अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी 6 करेक्टर हमें काउंट करके दिखा रहा है, ठीक है। ये हमने हेलो टाइप किया और एक स्पेस भी लिया, इसलिए ये 6 दिखा रहा है क्योंकि हेलो केवल 5 वर्ड का है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो रहे हैं। देख सकते हैं करेक्टर 5। तो मैं लिख देता हूँ हेलो दिस इज साइट बिल्डअप। तो यहाँ देख सकते हैं करेक्टर 25। ये स्पेस भी काउंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्पेस रिमूव कर दूँ तो देख सकते हैं 24 आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट डॉट लेंथ ये काम कैसे करता है। तो यहाँ ये टेस्ट हमारा ये स्टेट वेरिएबल है जिसमें टेस्ट एरिया का करंट कंटेंट स्टोर हो रहा है। जावास्क्रिप्ट में डॉट लेंथ एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है जो किसी स्ट्रिंग के टोटल कैरेक्टर काउंट करके रिटर्न करती है। इसलिए जब हम टेस्ट डॉट लेंथ लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट टेस्ट वेरिएबल के अंदर जितनी भी कैरेक्टर हैं उनकी संख्या बता देता है। अभी हमने कैरेक्टर काउंटर ऐड किया था, अब मैं आपको वर्ड काउंटर ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं 4 वर्ड्स हैं। तो यहाँ वर्ड काउंटर में आंसर आना चाहिए 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ और सबसे पहले मैं लिखूँगा वर्ड कर्ली ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले मैं लिखूँगा टेक्स्ट डॉट ट्रिम ट्रिपल इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग और यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर का 0 टेक्स्ट डॉट ट्रिम डॉट स्प्लिट स्लैश एंड बैकस्लैश यस प्लस स्लैश और इसके बाद हम दे देंगे डॉट लेंथ। अब मैं पहले आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ देख सकते हैं वर्ड आ रहा 4। तो मैं यहाँ एक वर्ड और लिखता हूँ हाई। तो यहाँ देख सकते हैं वर्ड आ रहा 5 और करेक्टर है 28। अब मैं आपको इसका पूरा मतलब समझाता हूँ। तो यहाँ टेस्ट क्या है, ये स्टेट वेरिएबल है। यहाँ आप देख सकते हैं टेस्ट सेट टेस्ट, तो यहीं से लिया है टेस्ट हमने। तो टेस्ट को हमने किया ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, ट्रिम जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है। ये स्टार्ट और एंड का एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देता है। इसके बाद हमने लिखा है टेस्ट डॉट ट्रिम ट्रिपल इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ हम चेक कर रहे हैं क्या ट्रिम करने के बाद टेस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग है। अगर ये ट्रू हुआ, इसके बाद हमने कंडीशन दिया टर्नरी ऑपरेटर यूज करके। अगर टेस्ट एम्प्टी है तो हमें आउटपुट मिलेगा 0, मतलब वर्ड काउंट होगा 0, वरना अगला कैलकुलेशन करो। अगर टेस्ट एम्प्टी नहीं है तो आगे का कैलकुलेशन करो, ठीक है। यह है इस कंडीशन का मतलब। इसके बाद हमने लिखा है टेस्ट डॉट ट्रिम डॉट स्प्लिट स्लैश बैक स्लैश एस प्लस स्लैश। इसका मतलब क्या हुआ, तो ट्रिम के बाद यहाँ हम स्प्लिट से टेस्ट को तोड़कर एरे बना रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी वर्ड हैं
जैसे हमने यहाँ दिया हेलो दिस इज साइट बिल्डअप हाय, तो ये इस तरह से एरे बन जाएगा। और यहाँ हम लगा देते हैं डबल क्योट कॉमा, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये आपको मैं समझाने के लिए बताता हूँ कि टेस्ट हमारा कुछ इस तरह से एरे बन जाएगा इस कंडीशन को लिखने की वजह से। और यहाँ स्लैश बैक स्लैश एस और प्लस स्लैश क्या करता है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। इस बैक स्लैश और एस का मतलब है वाइट स्पेस, मतलब टैब न्यू लाइन सबको मैच करेगा। और प्लस क्या करेगा, इसका मतलब है एक या एक से ज़्यादा। और फिर इसके बाद इन सब का मतलब क्या है, ये एक या एक से ज़्यादा स्पेस को सेपरेटर मानो। तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। अब यहाँ मैं दे देता हूँ 2 बार स्पेस, 1 2 दिस इज, और यहाँ कर देता हूँ 3 4 स्पेस साइट बिल्डअप। तो जब हम वर्ड काउंटर बना रहे होते हैं तब एक्स्ट्रा स्पेसेस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा हेलो और यहाँ हमने दे दिए 2 स्पेस और दिस के बाद हमने दे दिए 3 स्पेस, तो ये स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम सिंपल स्प्लिट करें तो रिजल्ट आएगा एरे में कुछ इस तरह से दिखेगा, कॉमा मतलब ये स्पेस को कुछ इस तरह से काउंट करेगा। क्यों? क्योंकि स्प्लिट हर एक सिंगल स्पेस पर स्ट्रिंग को तोड़ देता है, एक्स्ट्रा स्पेस के बीच एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाती है। तो टेस्ट डॉट स्प्लिट डॉट लेंथ क्या करेगा, गलत काउंट दे सकता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इसका मतलब है एक या एक से ज़्यादा वाइट स्पेसेस टैब न्यू लाइन को सेपरेटर मान लो। तो यहाँ स्प्लिट का काम सिर्फ स्ट्रिंग को तोड़कर एरे बनाना होता है, ठीक है। ये वर्ड काउंट नहीं करता। अब हमारे पास वर्ड की लिस्ट एरे में आ गई है। अब हमें काउंट कैसे निकालना है, एरे में जितने आइटम्स हैं ये जानने के लिए हम डॉट लेंथ का यूज करते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा एरे डॉट लेंथ। तो क्योंकि एरे के अंदर अभी कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4, तो आउटपुट आ जाएगा वर्ड्स में 4। तो यहाँ स्प्लिट टेस्ट को वर्ड की एरे में कन्वर्ट करता है। तो हमें वर्ड काउंट चाहिए, इसलिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं डॉट लेंथ प्रॉपर्टी का। तो डॉट लेंथ एरे की टोटल एलिमेंट्स की संख्या रिटर्न करती है और वही हमारा वर्ड काउंट बन जाता है। अब मैं आपको इसमें लिमिट लगा कर दिखाऊंगा ताकि कोई भी मैक्सिमम इतने ही कैरेक्टर इसमें टाइप कर पाए। जैसे कि आप देखते होंगे एक्स या ट्विटर पे, तो उसी तरह हम इसमें मैक्सिमम लिमिट लगाकर दिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आ जाएंगे हम अपने एडिटर पे और मैं यहाँ एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा कॉन्स्ट और फंक्शन का नाम रखूँगा हैंडल चेंज। ये एरो फंक्शन होगा, ठीक है। और हम यहाँ पास करेंगे ई। तो यहाँ ई एक इवेंट ऑब्जेक्ट है, इसे रिएक्ट ऑटोमेटिकली भेजता है जब ऑन चेंज ट्रिगर होता है। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ ई ही लिखें, यहाँ इस तरह से आप इवेंट भी लिख सकते हैं या ABC, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जनरली डेवलपर ई ही लिखते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ ई लिखता हूँ। इसके बाद इस फंक्शन के अंदर हम कंडीशन देंगे इफ़ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू 20। यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र 20 कैरेक्टर से ज़्यादा टाइप ना कर पाए, तो इसलिए हमने इसकी मैक्सिमम लिमिट दिया 20। और इसके बाद मैं कर दूंगा सेट टेक्स्ट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सेमीकोलन। अब इस टेस्ट एरिया के अंदर हम ऑन चेंज में देंगे, यहाँ ये लिखने के बजाय हम लिखेंगे फंक्शन नेम हैंडल चेंज और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। अब मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। अब हम यहाँ टाइप करेंगे हेलो दिस इज साइट बिल्डअप। तो यहाँ देख सकते हैं बिल्ड तक में ही 20 कनेक्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे हम टाइप नहीं कर पा रहे हैं, ये देख सकते हैं मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन टाइप नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो यहाँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू टेस्ट एरिया का करंट टेस्ट होता है और यहाँ लेंथ हमने इसलिए लगाया है ये टोटल करेक्टर काउंट करेगा। और लेस देन इक्वल टू 20 का मतलब अगर 20 या उससे कम है तभी स्टेट अपडेट होगी, वरना स्टेट अपडेट नहीं होगी। अगर हम 21st करेक्टर टाइप कर रहे हैं तो सेट टेस्ट नहीं चलेगा, इसलिए टेस्ट 20 करेक्टर पर ही रुक जाएगा। तो यहाँ ई को इवेंट ऑब्जेक्ट रिसीव करने के लिए पास किया गया है। जब भी यूजर टेस्ट एरिया में कुछ टाइप करता है तो ऑन चेंज ट्रिगर होता है और रिएक्ट एक इवेंट ऑब्जेक्ट भेजता है। तो यहाँ मैं फिर से टाइप करके आपको एक बार दिखा देता हूँ हेलो दिस इज साइट बिल्डअप। तो यहाँ देख सकते हैं साइट बी यू
केवल इतना ही टाइप हो पाया है, इसके आगे टाइप नहीं हो पा रहा है। इससे क्या होगा, यूज़र को कन्फ्यूजन होगा कि कुछ गड़बड़ है क्या। तो हमें एक मैसेज देना होगा कि मैक्सिमम लिमिट एक्सीडेड, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि हम इतने ही कैरेक्टर काउंट कर सकते हैं। तो हम आ जाएंगे वापस से कोड एडिटर पर। तो यहाँ हम एक स्टेट और बना लेंगे मैसेज के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट, हम इसमें करंट वेरिएबल नेम रखेंगे एरर, कॉमा, और अपडेटेड वेरिएबल नेम होगा सेट एरर इक्वल्स टू यूज स्टेट, इसको कर देंगे इम्प्टी। अब आ जाएंगे इफ़ कंडीशन के अंदर, तो जस्ट इसके नीचे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम देंगे सेट एरर और मैं इसको कर दूंगा इम्प्टी। तो इससे क्या होगा, कैरेक्टर कम होते ही मैसेज हटा देगा। जैसे कि मान लो किसी ने टाइप किया 20 कैरेक्टर और मैसेज आ गया मैक्सिमम लिमिट एक्सीडेड, और उसके बाद उसने बैक स्पेस दबाकर एक कैरेक्टर कम कर दिया, तो ये मैसेज ऑटोमेटिकली हट जाना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ सेट कर रहे हैं सेट एरर इम्प्टी। अगर वो बैक स्पेस नहीं प्रेस कर रहा है, मतलब 20 कैरेक्टर फुल हैं, तो ये पार्ट चलेगा इल्स सेट एरर। अब इस ऐप में मैं आपको एक बटन बनाकर दिखाऊंगा, जिसका काम होगा कि जो भी हम कैरेक्टर टाइप करेंगे उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे कि हमने लोअर केस में टाइप किया, अब हमें चाहिए वो अपर केस में, तो वो उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए इसको देखते हैं। हम आ जाएंगे अपने कोड एडिटर पर और यहाँ मैं एक न्यू फंक्शन बनाऊँगा, कॉन्स्ट टू अपर केस इक्वल्स टू एरो फंक्शन। अब इसके अंदर हम लिखेंगे सेट टेक्स्ट, जो कि हमारा अपडेटेड वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूँगा टेक्स्ट डॉट करेंट वेरिएबल टू अपर केस। ये हमने फंक्शन बना लिया है। अब मैं यहाँ एक बटन बना देता हूँ, तो यहाँ मैं लिखूँगा बटन ऑन क्लिक, मतलब जब हम बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ फंक्शन नेम पास करेंगे, तो ये है फंक्शन नेम, और बटन का नेम रख देंगे कन्वर्ट टू अपर केस। अब मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे एक बटन बनकर रेडी है, और हमने यहाँ टाइप किया हेलो दिस इज साइड बिल्डअप। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक कैरेक्टर कम कर देता हूँ, तो यहाँ से मैक्सिमम एक्सीडेड वाला मैसेज हट जाएगा। अब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे, तो ये देख सकते हैं अपर केस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। यहाँ देख सकते हैं हम गलती से टाइप हो गया AUX। अब हम फिर से बटन पर क्लिक करेंगे, तो ये देख सकते हैं अपर केस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो ये वर्क कर रहा है बढ़िया से। अब मैं एक बटन और बना देता हूँ लोअर केस वाला। मान लीजिए कोई अपर केस में टाइप कर रहा है, तो उसके लिए भी एक बटन बनाना पड़ेगा हमें। तो इस बटन को मैं कर लूँगा कॉपी, और जस्ट इसके नीचे कर दूँगा पेस्ट, और यहाँ कर देता हूँ टू लोअर। और यहाँ हमें एक फंक्शन और बनाना होगा लोअर केस के लिए, तो जस्ट इसके नीचे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और अपर का नाम रख देता हूँ लोअर, और यहाँ टू अपर को कर दूँगा लोअर। तो यहाँ देख सकते हैं दो बटन बनकर रेडी हैं, कन्वर्ट टू अपर केस एंड कन्वर्ट टू लोअर केस। तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ टाइप करते हैं, दिस इज साइड बिल्डअप। अब इसको मैं सबसे पहले अपर केस में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं अपर केस में कन्वर्ट हो गया है। अब इसके बाद इसको मैं लोअर केस में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे, तो ये देख सकते हैं लोअर केस में भी कन्वर्ट हो गया है। अब इस पर हमें एक बटन और बनाएंगे डार्क थीम UI के लिए। ठीक है, मतलब अगर हम उस बटन पर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा, टेक्स्ट लाइट हो जाएगा,
अब फिर से जब दोबारा क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड लाइट हो जाएगा और टेक्स्ट डार्क हो जाएगा। तो मतलब ये टॉगल बटन होने वाला है। तो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम अपने कोड एडिटर पर और यहाँ मैं इंपोर्ट करूँगा यूज इफ़ेक्ट को। तो मैं यहाँ कॉमा करके लिखूँगा यूज इफ़ेक्ट, ठीक है। यूज स्टेट डेटा स्टोर करने के लिए होता है और यूज इफ़ेक्ट किसी स्टेट पर साइड इफ़ेक्ट चलाने के लिए होता है। अब हम यहाँ एक स्टेट भी क्रिएट कर लेंगे डार्क मोड के लिए। तो यहाँ मैं लिखूँगा कॉन्स्ट डार्क मोड कॉमा सेट डार्क मोड इक्वल्स टू यूज स्टेट कर दूँगा फॉल्स। तो यहाँ डार्क मोड करेंट थीम स्टोर करेगा और सेट डार्क मोड थीम चेंज करेगा। और यहाँ हमने फॉल्स इसलिए दिया ताकि शुरुआत में लाइट मोड ऑन रहेगा। अब हम बनाएंगे टॉगल फंक्शन। तो मैं यहाँ फंक्शन क्रिएट करूँगा कॉन्स्ट टॉगल थीम और हम यहाँ यूज़ करेंगे एरो फंक्शन सिंटैक्स का। अब मैं यहाँ सेट डार्क मोड को कर देता हूँ नॉट डार्क मोड, मतलब इसको हम कर रहे हैं उल्टा। तो यहाँ आप समझिए क्या हो रहा है। डार्क मोड है अभी, मतलब ये हमारा करंट वेरिएबल है, अभी इसको हमने फॉल्स किया है तो लाइट मोड ऑन रहेगा। और जैसे ही हमने यहाँ कर दिया सेट डार्क मोड नॉट डार्क मोड, तो अभी ये डार्क मोड है तो लाइट है, नॉट डार्क मोड कर देंगे तो ये हो जाएगा ट्रू, तो हमारा हो जाएगा डार्क मोड ऑन। अब हम यहाँ यूज इफ़ेक्ट लगाकर कंडीशन देंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा यूज इफ़ेक्ट, इसके अंदर हम एरो फंक्शन सिंटैक्स यूज करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा इफ़ डार्क मोड। ये कंडीशन लिखने से पहले मैं CSS से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे बॉडी बैकग्राउंड कलर ब्लैक, अभी बॉडी ये लाइट मोड के लिए, तो यहाँ मैं कर देता हूँ पहले वाइट और इसका मैं कलर कर देता हूँ, बेसिकली ये टेस्ट के लिए होगा, इसको कर देता हूँ ब्लैक। अब हम बना लेंगे डार्क मोड के लिए। तो मैं लिखूँगा बॉडी डॉट थीम डार्क, ये हमारा क्लास है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ डार्क थीम, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसका बैकग्राउंड करूँगा मैं ब्लैक और इसका कलर हो जाएगा वाइट। तो जब हम एक बार बटन पर क्लिक करेंगे तो डार्क मोड एक्टिव हो जाएगा। अब जब से दोबारा हम क्लिक करेंगे ये एक्टिव क्लास हट जाएगा, ठीक है। तो ये हम कंडीशन देने वाले हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा इफ़ डार्क मोड, तो मैं यहाँ कर दूँगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, मतलब हम क्लास को ऐड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ कर देता हूँ डार्क थीम, मतलब डार्क थीम हमारा ऐड हो गया तो हमारा UI हो जाएगा ब्लैक कलर का। और इल्स में मैं दे देता हूँ डॉक्यूमेंट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट और ऐड की जगह यहाँ कर देता हूँ रिमूव क्या करना है हमको, क्लास नेम डार्क थीम, ठीक है। इस तरह से हम ऐड एंड रिमूव कर लेंगे। अब मैं यहाँ यूज़ करूँगा डिपेंडेंसी एरे। तो मैं यहाँ कॉमा करके लिखूँगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डार्क मोड, यहाँ देख सकते हैं एरो फंक्शन गलत आ रहा है, अब ठीक है। यहाँ यूज इफ़ेक्ट का मतलब है जब कंपोनेंट रेंडर हो या डिपेंडेंसी बदले तब यह कोड चला दो। इफ़ डार्क मोड, अगर डार्क मोड ट्रू है तो डार्क थीम ऐड कर दो, मतलब ये क्लास ऐड कर दो। और इल्स पार्ट में अगर डार्क मोड फॉल्स है तो ये क्लास को रिमूव कर दो। और यहाँ हमने दिया डिपेंडेंसी एरे डार्क मोड, ये क्यों दिया है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी डार्क मोड बदले तभी इफेक्ट दोबारा चलाओ। अगर आप डिपेंडेंसी एरे नहीं लगाओगे तो इफेक्ट हर रेंडर पर चलेगा, इसलिए इसको लगाना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं हम बटन क्रिएट करने के लिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा बटन और हम क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ लिखूँगा ऑन क्लिक, मतलब मैं चाहता हूँ कि क्लिक करूँ तभी ये फंक्शन रन हो। और इस पर हम दे देंगे फंक्शन नेम, मतलब फंक्शन पास कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन हमने बनाया है टॉगल थीम नाम का, तो मैं यहाँ कर देता हूँ पास। और बटन नेम हम डायनेमिकली देंगे। मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ आप देख सकते हैं, मैं यहाँ चाहता हूँ कि जब भी ये वाला बटन बने तो जैसे यहाँ भी लाइट मोड दिख रहा है तो बटन पर दिखना चाहिए डार्क मोड, मतलब हम डार्क मोड क्लिक करेंगे तो डार्क मोड हो जाएगा, लाइट मोड पर क्लिक करेंगे मतलब बटन का टेस्ट बदलेगा, ठीक है। तो मैं इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखूँगा डार्क मोड, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे और डबल क्योड में लिखूँगा मैं लाइट मोड, ये बटन का नाम है लाइट मोड, ठीक है। और मैं कोलन दे के करूँगा डार्क मोड। तो इस तरह से हमारा, तो ये इसके हिसाब से मतलब अगर ये ट्रू है तो ये वाला आ जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है।
इस तरह से इसका नेम चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हम आ जाते हैं आउटपुट पर। यहाँ देख सकते हैं मोड की स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ थी, अब सही है। यहाँ देख सकते हैं हमारा लाइट मोड ऑन है अभी। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा। पहले मैं यहाँ कुछ टाइप कर देता हूँ, हेलो दिस इज साइट बिल्डअप। इसके आगे टाइप नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ लिमिट लगाया हुआ, मैक्सिमम लिमिट। तो मैं इस पर अब क्लिक करके आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने CSS तो लिख ली लेकिन इसको app.jss के अंदर इंपोर्ट नहीं कराया। तो मैं यहाँ लिखूँगा इंपोर्ट डबल क्योट के अंदर / और app.css। अब देख सकते हैं अभी हमारा बटन का नेम चेंज नहीं हो रहा है। देख लेते हैं क्या समस्या है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लिखा AUEX, ये गलती से टाइप हो गया, इसी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान देना, ऑन क्लिक ही लिखा रहना होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं लाइट मोड ऑन हो गया। अब फिर से क्लिक करूँगा तो डार्क मोड। लेकिन अभी यहाँ एक प्रॉब्लम है, हमारा हेडिंग लाइट मोड में नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं। आ जाएंगे CSS में। अब हम यहाँ लिखेंगे बॉडी, इसको कॉपी कर लेंगे और मैं यहाँ दे देता हूँ कॉमा बॉडी H1, फिर से कॉमा बॉडी के साथ H2। ये काम यहाँ भी करेंगे और यहाँ मैं ऐड करूँगा डार्क थीम भी इस तरह से, और यहाँ भी कर देता हूँ। अब देख सकते हैं फुली वर्क कर रहा है। लाइट मोड ठीक है, टेस्ट ब्लैक हो रहे हैं, डार्क मोड टेस्ट वाइट हो रहे हैं। तो यह फुली प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, हमने किया क्या है, चलिए एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने यूज इफेक्ट इंपोर्ट किया रिएक्ट से। CSS फाइल को हमने यहाँ इंपोर्ट करा लिया और हमने यहाँ CSS लिखा है। ठीक है, और हमने इस CSS में एक क्लास ऐड कर रहे हैं और रिमूव भी कर रहे हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ हमने जावास्क्रिप्ट का कंडीशन लगाया है कि डार्क मोड हो तो थीम ऐड करो, लाइट मोड हो तो हटा दो। ठीक है, मतलब डार्क मोड हो तो एक क्लास ऐड करो, लाइट मोड हो तो हटा दो। तो ये हमने कंडीशन दिया यूज इफेक्ट के अंदर। और इसके बाद हमने यूज़ किया डिपेंडेंसी एरे। तो इसका मतलब यह होता है कि जब भी डार्क मोड बदले तभी इफेक्ट दोबारा चलाओ। अगर डिपेंडेंसी एरे नहीं लगाओगे तो इफेक्ट हर रेंडर पर चलेगा। तो इसको लगाना ज़रूरी है, नहीं तो गलत आउटपुट आ सकता है। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया है, हमने टॉगल थीम नाम का फंक्शन बनाया है। हमने यहाँ एक स्टेट क्रिएट किया है डार्क मोड सेट डार्क मोड, मतलब ये करंट वेरिएबल है, ये अपडेटेड वेरिएबल होगा। स्टार्टिंग में हमने फॉल्स किया है ताकि लाइट मोड ऑन रहे। इसके बाद हमने इसको यहाँ बदल दिया, मतलब नॉट डार्क मोड कर दिया ताकि डार्क मोड ऑन हो जाए। और यहाँ फिर हमने इसके अकॉर्डिंग कंडीशन दे दिया। ठीक है, और इसके बाद हमने बटन बनाया। तो बटन में हमने फंक्शन नेम पास कर दिया। हमने यहाँ कॉल नहीं कर रहे हैं, फंक्शन नेम पास कर रहे हैं। और इसके बाद हमने बटन का नाम कुछ डायनेमिकली दिया है। ठीक है, तो अगर डार्क मोड ऑन है तो डार्क मोड वाली बटन शो करेगा, डार्क मोड ऑफ रहेगा तो लाइट मोड वाली बटन शो होगी। ठीक है, मतलब एक ही बटन में टेस्ट चेंज होंगे। तो ये हमारा कोड है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल फुली समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आउटपुट। यहाँ हम कुछ टाइप करेंगे हेलो। अब इस पर हमें एक क्लियर बटन बनाएंगे ताकि टेस्ट एरिया में जो भी हम मैसेज वगैरह टाइप करें उसको हम बटन पर क्लिक करके क्लियर कर सकें। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। हम आ जाएंगे अपने कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ कॉन्स्ट क्लियर टेक्स्ट एरो फंक्शन सिंटैक्स। अब यहाँ देख सकते हैं सेट टेस्ट, ये हमारे टेस्ट एरिया के लिए है और ये एरर मैसेज के लिए है। इन दोनों को हम क्लियर करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा सेट टेक्स्ट और मैं यहाँ कर दूँगा एम्प्टी स्ट्रिंग। इसके बाद मैं लिखूँगा सेट एरर, इसको भी कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। अब हम यहाँ एक बटन बना लेंगे और इस फंक्शन को हम बटन के अंदर पास कर देंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा ऑन क्लिक और यहाँ कर देता हूँ, फंक्शन का नाम है क्लियर टेक्स्ट, कॉपी यहाँ कर देंगे पेस्ट और बटन का नाम कर देंगे क्लियर टेक्स्ट। अब आउटपुट देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं क्लियर टेक्स्ट नाम का बटन बन चुका है। इसको लाइट मोड कर लेंगे। अब मैं यहाँ टाइप करूँगा हेलो दिस इज साइट बिल्डअप। ठीक है, इतना ही टाइप हो रहा है। अब मैं क्लियर टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं क्लियर हो रहा है। और यहाँ एक मैसेज भी आता है, मैं वो भी करके आपको दिखा देता हूँ। हेलो दिस इज साइट बिल्डअप।
तो यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम लिमिट एक्सीडेड का मैसेज आ रहा। तो क्लियर पर क्लिक करेंगे तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हट गया। ठीक है, तो इस बटन में सिर्फ इतना ही है। अब हम यहाँ एक बटन और बनाएंगे जिससे हम टाइप किया हुआ टेक्स्ट को कॉपी कर सकें, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हम आ जाएंगे अपने कोड एडिटर पर। तो सबसे पहले हम यहाँ एक न्यू स्टेट बनाएंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट कॉपी मैसेज और यहाँ कर दूँगा सेट कॉपी मैसेज। अभी यूज स्टेट कर दूँगा एम्प्टी। अब हम यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ये फंक्शन तब रन होगा जब कोई बटन पर क्लिक करेगा। अब मैं यहाँ लिखूँगा नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट और यहाँ दे दूँगा टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब जो हम टाइप करेंगे टेक्स्ट एरिया में। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट क्या है। ये ब्राउज़र का बिल्ट इन क्लिपबोर्ड एपीआई है। तो जैसे टेक्स्ट एरिया में हेलो वर्ल्ड लिखा है तो अगर कोई बटन पर क्लिक करेगा तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कंट्रोल सी में होता है। अब इसके थ्रू तो हमने कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लिया है। अब मैं मैसेज भी शो कराऊंगा कि हाँ कॉपी हो चुका है। तो इसके लिए लिखूंगा मैं सेट कॉपी मैसेज, जो कि हम न्यू स्टेट में बनाए हैं, ये देखिए। और यहाँ मैं कर दूंगा टेक्स्ट कॉपीड। जैसे ही बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमें ये मैसेज आ जाएगा टेक्स्ट कॉपीड। ठीक है, अब ये मैसेज तो हमने शो करा दिया, लेकिन ये मैसेज ऑटोमेटिक हटना भी चाहिए। ठीक है, अब इसको हटाने के लिए हम कोई बटन तो बनाने वाले नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक हटना चाहिए, मतलब 2 सेकंड में ये हट जाना चाहिए। तो इस मैसेज को 2 सेकंड में हटाने के लिए ऑटोमेटिक हम यूज़ करेंगे सेट टाइम आउट का। तो मैं यहाँ लिखूँगा सेट टाइम आउट और यहाँ मैं टाइम आउट में दे दूँगा टाइम 2000 मिली सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड। और इसके अंदर हम लिखेंगे सेट कॉपी मैसेज एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे तो ऑटोमेटिक मैसेज हट जाएगा। ठीक है, मतलब इसको हमने अभी मैसेज दिखा दिया टेक्स्ट कॉपीड और यहाँ इसको कर दिए हम ब्लैंक। अब चलिए बटन बना लेते हैं। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे। तो मैं बटन क्रिएट करूँगा बटन और मैं यहाँ लिखूँगा ऑन क्लिक। अब इस पर हम अपना फंक्शन नेम पास करेंगे कॉपी टू क्लिपबोर्ड और बटन का नाम रखेंगे कॉपी टेक्स्ट और यहाँ मैसेज भी शो कराएंगे। तो पैराग्राफ के अंदर हम मैसेज पास कर देंगे। यहाँ लिखूँगा कॉपी मैसेज। अब आउटपुट देखते हैं, लाइट मोड डार्क मोड। मैं यहाँ लिखूँगा हेलो साइड बिल्डअप। अब मैं करूँगा कॉपी टेक्स्ट बटन पर क्लिक। ये मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ आप देख सकते हैं मैसेज शो हो रहा था। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं मैसेज शो हो रहा टेक्स्ट कॉपीड और 2 सेकंड में ऑटोमेटिक हट भी गया। ठीक है, अब हमने कॉपी कर लिया। अब मैं ब्राउज़र में पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं कर दूँगा कंट्रोल वी। तो यहाँ देख सकते हैं ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब एक बटन हम और बनाएंगे जिसके थ्रू हम जो भी टाइप करेंगे उसको TXT फाइल में डाउनलोड कर सकें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम आ जाएंगे अपने कोड एडिटर पे और यहाँ मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। सबसे पहले मैं एक कमेंट कर देता हूँ, डाउनलोड TXT फाइल। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट डाउनलोड TXT फाइल एरो फंक्शन सिंटैक्स। ये फंक्शन तब चलेगा जब यूज़र बटन पर क्लिक करेगा। अब हम जावास्क्रिप्ट से डायनेमिकली एंकर टैग क्रिएट कराएंगे। तो एंकर टैग क्रिएट कराने के लिए हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और ब्रैकेट में दे दूंगा मैं ए। ये हम क्यों करवा रहे हैं, ब्राउज़र में फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए एंकर टैग का यूज होता है। किस तरह से मैं आपको यहाँ कमेंट करके बता देता हूँ। इस तरह से आप लिखते हैं, अगर किसी फ़ाइल को डाउनलोड कराना हो AHREF इक्वल्स टू और यहाँ हम फाइल का नेम देते हैं file.txt, ये एक्सटेंशन होता है। और इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं डाउनलोड। जब हम HTML में इस तरह से लिखते हैं तब हम फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वही काम हम यहाँ डायनेमिकली करवा रहे हैं रिएक्ट में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू।
तो आप कंफ्यूज मत होना। तो ये एंकर टैग जो है हम इस तरह से क्रिएट करवा रहे हैं डायनेमिकली। अब हम जो भी टाइप करेंगे उस डेटा को फाइल में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट फाइल इक्वल्स टू न्यू ब्लॉब। ब्लॉब का मतलब होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। सिंपल वर्ड में डेटा को फाइल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सपोज यूजर ने लिखा हेलो साइड बिल्डअप, जैसे कि हम टेस्ट एरिया में लिख रहे हैं साइड बिल्डअप, तो ब्लॉब इस टेस्ट को एक्चुअल TXT फाइल बना देगा। तो इसलिए हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं ब्लॉब का। तो मैं यहाँ लिखूँगा ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट एरिया, जो कि हम यहाँ दिए हैं, ये देख सकते हैं आप। अब मैं यहाँ लिखूँगा कॉमा और कर्ली ब्रेसेट ओपन करूँगा और कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ दूंगा टाइप टेक्स्ट स्लैश प्लेन। तो ये टेस्ट हो गया टेस्ट एरिया का करंट डेटा, जो कि टेस्ट स्टेट में है, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा टाइप टेक्स्ट प्लेन। तो ये ब्राउज़र को बताता है कि ये नॉर्मल टेस्ट फाइल है .txt। अब इसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा एलिमेंट .href इक्वल्स टू URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL और यहाँ कर देता हूँ फाइल। तो ये हमने क्यों लिखा, ये ब्लॉब फाइल का टेम्परेरी URL जनरेट करता है। तो कुछ इस तरह से करेगा, मैं आपको ब्राउज़र में दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा मान लीजिए डोमेन नेम है। तो ये कुछ ब्लॉब इस तरह से वर्क करेगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। तो URL कुछ इस तरह से बनेगा ब्लॉब HTTP स्लैश और जो कि हमारा लोकल होस्ट, उसके बाद 1 2 3 4 5। तो ब्राउज़र इस URL को यूज करके फाइल डाउनलोड कर सकता है। तो इस तरह से कुछ URL जनरेट होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा एलिमेंट डॉट डाउनलोड माई टेक्स्ट डॉट TXT। ये हम डाउनलोड फाइल का नेम सेट कर रहे हैं। ये तो जो भी हमारा फाइल डाउनलोड होगा इस नेम से डाउनलोड होगा, ठीक है। आप ये नाम चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन सेम रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए जो फाइल डाउनलोड होगी वो माई टेस्ट नेम से डाउनलोड होगी, ठीक है। तो अभी हमने जो ये एंकर टैग बनाया था यहाँ, अब उसको हम टेम्परेरी पेज में ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड और यहाँ कर दूँगा एलिमेंट। ब्राउज़र को क्लिक करने के लिए डॉम में होना ज़रूरी है। इसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा एलिमेंट डॉट क्लिक। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। ये प्रोग्रामेटिकली क्लिक करवा देता है, मतलब यूज़र ने बटन पर क्लिक किया, फंक्शन चला, एंकर टेक्स्ट ऐड हुआ, एंकर टैग ऐड हुआ, उसके बाद एंकर ऑटोमेटिकली क्लिक हुआ और फिर डाउनलोड स्टार्ट। अब डाउनलोड स्टार्ट होते ही जो ये हमने टेम्परेरी एंकर टैग बनाया था इसको हम रिमूव करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट रिमूव चाइल्ड एलिमेंट। तो डाउनलोड स्टार्ट होते ही एंकर टैग रिमूव कर देगा, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो फंक्शन में बस इतना ही। अब हम बना लेते हैं बटन। तो मैं यहाँ बटन क्रिएट करूँगा और यहाँ लिखूँगा ऑन क्लिक और यहाँ हम पास करेंगे फंक्शन नेम, जो कि है डाउनलोड TXT फाइल, और बटन का नाम रखेंगे डाउनलोड फाइल। अब मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं डाउनलोड फाइल नाम का बटन बनकर रेडी है, ठीक है। अब हम यहाँ कुछ लिख लेते हैं। मैं लिखूँगा हेलो दिस इज साइड बिल्डअप, ठीक है। बस इतना ही टाइप होगा क्योंकि हमने लिमिट लगाया है। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा डाउनलोड फाइल। तो यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ है। यहाँ C होगा कैपिटल लेटर में। अब हम फिर से क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा फाइल डाउनलोड हो रहा है। मैं इसको ओपन कर लूँगा तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा हेलो दिस इज साइड बिल्डअप। अब एक चीज़ मैं आपको और करके दिखाता हूँ। हम इसको कर देते हैं एम्प्टी, ठीक है। अब मैं फिर से डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं फिर से डाउनलोड हुआ, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अगर टेस्ट एरिया एम्प्टी है तो डाउनलोड फाइल वर्क नहीं करना चाहिए। तो हम एक कंडीशन देंगे। तो हम आ जाएंगे फंक्शन के अंदर, या हम लिखेंगे इफ़ नॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। तो एक मैसेज आ जाएगा अलर्ट में, प्लीज़ इंटर सम टेक्स्ट फर्स्ट, और यहाँ कर दूंगा रिटर्न।
अब देख सकते हैं ये टेस्ट एरिया एम्प्टी है। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं मैसेज आ गया, प्लीज़ इंटर सम टेस्ट फर्स्ट। ठीक है, तो अगर हम इस पर कुछ टेस्ट टाइप करेंगे, जैसे मैं कर देता हूँ H, हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं H डाउनलोड हुआ था फाइल के अंदर, तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी इजी है, आ जाएगा आसानी से। ठीक है, अब हम यहाँ एक फ़ीचर और ऐड करने वाले हैं जो कि होगा टेस्ट टू स्पीच, मतलब जो भी हम टेस्ट टाइप करेंगे वो हमें बोल कर दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो हम आ जाएंगे अपने कोड एडिटर पर और यहाँ मैं एक फंक्शन और बनाऊँगा, कमेंट कर देता हूँ टेस्ट टू स्पीच। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट स्पीक टेक्स्ट एरो फंक्शन सिंटैक्स। अब यहाँ मैं एक कंडीशन देंगे, अगर हमारा टेस्ट एरिया एम्प्टी है तो पहले उसको टाइप करने के लिए कुछ बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हम लिखेंगे नॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, अलर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, प्लीज़ इंटर सम टेक्स्ट फर्स्ट, यहाँ कर देंगे रिटर्न। अब मैं यहाँ लिखूँगा विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस डॉट कैंसिल। ये लाइन ब्राउज़र के स्पीच इंजन को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ लिखा कैंसिल, तो कैंसिल करंट या पेंडिंग स्पीच को रिमूव कर देता है। नई स्पीच स्टार्ट होने से पहले पुरानी स्पीच क्लियर हो जाती है। इसके बाद हम लिखेंगे कॉन्स्ट स्पीच इक्वल्स टू न्यू स्पीच सिंथेसिस और यहाँ कर देंगे अटरेंस। ठीक है, और मैं यहाँ कर दूँगा टेक्स्ट। टेक्स्ट ये हमारा ये वाला होगा जो हम टेस्ट एरिया में करंट टेस्ट टाइप करेंगे। तो यहाँ एक स्पीच ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है और स्पीच सिंथेसिस अटरेंस ब्राउज़र का बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर है। ये टेक्स्ट को स्पीच फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाता है और स्पीच वेरिएबल में ये ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाते हैं। इसके बाद मैं स्पीच लैंग्वेज दूंगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा स्पीच डॉट लैंग इक्वल्स टू, यहाँ आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इंग्लिश USA US। तो यहाँ स्पीच की लैंग्वेज सेट हो गई है। ये लैंग प्रॉपर्टी लैंग्वेज डिफाइन करती है और ये स्पीच इंजन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन करता है। अब हम देंगे स्पीच रेट, तो मैं यहाँ लिखूँगा स्पीच डॉट रेट इक्वल्स टू 1। ये स्पीच की स्पीड को कंट्रोल करता है। रेट प्रॉपर्टी स्पीकिंग स्पीड डिफाइन करती है। वैल्यू जितनी हम बड़ी देंगे उतनी फास्ट स्पीच होगी। अगर हम यहाँ 1 दे देंगे तो ये नॉर्मल है, 2 देंगे थोड़ा फास्ट हो जाएगी, 3 देंगे तो ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो आप करके देख लीजिएगा, मैं अभी 1 ही रखता हूँ। इसके बाद मैं दूंगा स्पीच पिच, इसको भी हम 1 रखेंगे। ये वॉइस की टोन को कंट्रोल करता है। यहाँ पिच प्रॉपर्टी वॉइस की हाइट सेट करती है, इससे वॉइस डीप या शार्प हो सकती है। अब इसके बाद मैं लिखूँगा विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस डॉट स्पीक स्पीच। ये स्पीच इंजन को स्टार्ट करता है। यहाँ स्पीक मेथड स्पीच ऑब्जेक्ट रिसीव करता है और ब्राउज़र टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करके बोलना शुरू कर देता है। तो ये हमारा स्पीक टेक्स्ट फंक्शन यहाँ क्लोज हो गया है। अब हम एक फंक्शन और बना लेंगे स्टॉप स्पीच का। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट स्टॉप स्पीच एरो फंक्शन सिंटैक्स। इसका काम क्या होगा, रनिंग स्पीच को स्टॉप कर देगा। तो इसके अंदर मैं लिखूँगा विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस डॉट कैंसिल। ये स्पीच इंजन की सारी एक्टिव और क्यूड स्पीच रिमूव कर देता है, वॉइस तुरंत बंद हो जाती है। यहाँ हम स्टॉप फंक्शन भी क्लोज कर दे रहे हैं। अब हम बनाएंगे 2 बटन जिससे इस फंक्शन को हैंडल किया जा सके। तो मैं यहाँ लिखूँगा बटन ऑन क्लिक। सबसे पहले मैं ये वाला फंक्शन पास करूँगा स्पीक टेस्ट, यहाँ भी कर दूँगा स्पीक टेस्ट और इसको मैं कर लूँगा कॉपी और यहाँ कर दूँगा स्टॉप स्पीच, इसको कर दूँगा स्टॉप स्पीच। अब आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एक स्पीक टेस्ट नाम का बटन है और एक स्टॉप स्पीच नाम का बटन है। पहले मैं स्पीक टेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं सबसे पहले मैसेज आ गया अलर्ट बॉक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ टाइप करेंगे, तो मैं यहाँ कर देता हूँ हेलो दिस इज साइट बिल्डअप। ये आधा ही टाइप देखते हैं क्या बोलता है ये। और मैं अब करता हूँ स्पीक टेस्ट पर क्लिक। Hello,
this is Saipu. देखा, बढ़िया वर्क कर रहा है। अब मैं स्टॉप स्पीच पर भी क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले इसके लिए हम करना पड़ेगा स्पीक टेस्ट पर क्लिक। Hello, this. ये देख सकते हैं स्टॉप कर दिया तो बीच में ही स्पीच रुक गई है। और मैं फिर से इसको स्पीक करता हूँ। Hello, this is Saipu. वर्किंग वेरी वेल। और इसके बाद मैं यहाँ कुछ और लिख के दिखाता हूँ। दिस इज टेक्स्ट प्रीव्यू ऐप। देखते हैं अब क्या बोलता है। This is text previewing. ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में बस इतना ही। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कहीं भी डाउट है कुछ भी तो आप कमेंट करिए प्लीज़, मैं उसका आंसर दूंगा। और इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये काफ़ी इजी है, आपको आसानी से आ जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप रिएक्ट काफ़ी हद तक सीख जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर हैं तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों आज हमने रिएक्ट का एक कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट बनाया और इस प्रोसेस में हमने कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिएक्ट में कंपोनेंट कैसे काम करता है, स्टेट को कैसे मैनेज किया जाता है, इफेक्ट का यूज़ कब और क्यों किया जाता है और कंडीशन की हेल्प से डायनेमिक यूआई कैसे क्रिएट की जाती है। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से आप रिएक्ट डेवलपर नहीं बनेंगे। रियल ग्रोथ तब होगी जब आप खुद कोड लिखेंगे, एरर फेस करेंगे और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोजेक्ट को कम से कम 2-3 बार खुद से दोबारा बनाइए। पहले वीडियो देखकर बनाइए, फिर नोट की हेल्प से बनाइए और लास्ट में बिना किसी हेल्प के स्क्रैच से क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप इस प्रोजेक्ट में कुछ नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट साइज चेंजर या टेक्स्ट कलर चेंजर। जब आप खुद से नए फीचर्स ऐड करने की कोशिश करेंगे तभी आपको एक्चुअल डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी इम्प्रूव होगा। अगर कोडिंग करते वक्त आपको किसी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन हो, कोई एरर आ रही हो या रिएक्ट का कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट को रेगुलरली चेक करता हूं और आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है आपका सवाल किसी और बिगिनर की हेल्प कर सकते। अगर आपको वीडियो में कुछ नया सीखने मिला तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रिएक्ट में वेब डेवलपमेंट की ऐसी प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, न्यू ट्यूटोरियल में। तब तक कोडिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने स्किल को थोड़ा बेटर बनाते रहिए। हैप्पी कोडिंग।